हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 14 लेकर के। तो देखिए अभी तक जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है ना। लास्ट जो लेक्चर्स रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को लेकर के, यानी कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किस रास्ते से किस तरीके से किस चीज़ के द्वारा इधर से उधर ले जाई जाती हैं। ऑलराइट, तो उसमें जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, हमने लंग्स के बारे में भी पढ़ा, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, हमने हार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ना। सो इस टाइम पर जो है हम पढ़ रहे हैं कि हार्ट में जो ये डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स होती हैं। कैसी ट्यूब्स? यानी कि वो ट्यूब्स जो कि सब्सटेंसेस, यानी कि जिन सब्सटेंसेस को इधर से उधर ले जाना होता है उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं। तो उन्हीं जो वो ट्यूब्स होती हैं वो हार्ट से स्टार्ट होती हैं, तो वो डिवाइड करते करते एक जाल सा बना लेती हैं, है ना। और वही जाल जब वापस जाता है तो वही जाल ऐसे इस तरीके से सिमट करके फिर से यहाँ पर वेन्स बना लेता है, जो कि वापस से हमारे हार्ट में जाती हैं। ओके, सो उन्हीं जो वेन्स होती हैं उसी में से जो वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, उन्हीं में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं उन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, ये जो होती हैं ये केवल 1 सेल थिक होती हैं, यानी कि ये काफ़ी पतली लेयर की बनी होती हैं। अब ये पतली लेयर की बनी होती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पर हमारा एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। किसके बीच में? ब्लड एंड सेल के बीच में, ब्लड एंड सेल सरफेस के बीच में, है ना। अब सब्सटेंसेस को जब उसी मेम्ब्रेन से, उसी सेल से, उसी मतलब मेम्ब्रेन से, उसी सरफेस से ही जो है इधर उधर निकलना है, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो हमारी परत है वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा थिन होनी चाहिए, ताकि सब्सटेंसेस जो हैं वो आसानी से आ जा सकें, आसानी से निकल सकें, है ना। सो दैट इज़ वाई आवर कैपिलरीज हैव वेरी थिन सेल वॉल। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिन होती है ताकि सब्सटेंसेस अच्छे से क्रॉस हो जाए, है ना। ये क्या करते हैं, ये बाद में जो है जॉइन करके वेन्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ऐसे आ करके यहाँ पर जाल बनाती हैं किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ, और बाद में जो है फिर से जुड़कर वापस हार्ट में चली जाती हैं। तो ये वही है, ठीक है। सो ये तो हो जाता है हमारा कैपिलरीज को लेकर, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो टॉपिक है वो एकदम तरोताज़ा हो गया। अब जो है अब हम आगे इसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए अभी तक जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखा कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, हमारी कैपिलरीज क्या होती हैं। अब देखो ये जो है ये सारे रास्ते हैं जो कि ब्लड को इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब कहने को देखिए आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो पानी की फिटिंग वगैरह होती है तो उसमें हम क्या कराते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स डलवाते हैं प्लास्टिक के, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी पाइप में कोई लीकेज आ जाती है तो वहाँ से जो हमारा पानी है वो बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है ना, बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है कि हम फिर उस जगह पे, जिस जगह पे लीकेज हुई होती है, तो हम जो है उस उतने एरिया को, जैसे मान लो कि हमारी वॉल पे आगे टाइल्स लगे हुए हैं या कोई और चीज़ है, तो हम क्या करेंगे उस एरिया को पूरा निकालेंगे। जैसे वहाँ पे टाइल्स लगे हैं तो वहाँ से टाइल हटाएंगे, फिर उसको उतना मसाला वसाला वगैरह जो उसका प्लास्टर वगैरह होता है उसको हटा के हम उस पाइप तक पहुँचेंगे, फिर हम जो है उसकी लीकेज को ठीक करते हैं, है ना। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो हमारी बॉडी जो है वो इतनी मतलब इतनी वास्ट, इतनी ह्यूज बॉडी है, ठीक है। उसमें मान लो कि ऊपर से जो है कई सारे ऑर्गन्स हैं। मान लो यहाँ पर जो है आपकी ये आंतें वगैरह हैं, ठीक है,
मैं एक ऐसे ही एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक पॉइंट लिए ले रही हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही कोई लीकेज हो सकता है, ठीक है। सो मान लो ये तुम्हारी आंतें हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर हमारी क्या होगी, स्किन की परतें होती हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। भाई जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर जब हमारी स्किन को काटा जाता है तो कई सारी लेयर्स होती हैं। हमने भी पढ़ा है कि हमारी जो लेयर्स होती है वो कैसी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सिरोसा, ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं, ओके। तभी तो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को भगवान ने बनाया, बहुत ही फुर्सत से बनाया, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है हमारे पास कहने को सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है ना। लेकिन वही है ना कि हम नेचर, भाई देखो हमें बनाया नेचर नहीं है, तो हम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, नेचर के सामने हम हमेशा ही कमज़ोर रहेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमारे पास देखो इतनी सारी लेयर्स हैं स्किन की, ठीक है। अब मान लो कहीं हमारी इंटेस्टाइन के बैक साइड में कोई नर्व है जो कि इसके बैक साइड से जा रही है, अब वहाँ पे कोई लीकेज स्टार्ट हुआ है। तो अगर मान लो ये छोटा सा कोई लीकेज है, तो हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो खुद आके उसको ठीक कर दे। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि वो खुद ही इसको ठीक कर दे। अब मान लो कि यहाँ पर जो है कोई छोटा सा लीकेज हो, अब उस लीकेज को ठीक करने के लिए हमको कितना कुछ करना पड़ेगा बताओ। पहले ऊपर की सारी लेयर्स हटाओ बॉडी की, है ना। फिर जा कर के ये आंत है इसको पूरा बाहर निकालो, फिर जाके कहीं पे वो नर्व ढूंढो, फिर उसको जो है मलहम पट्टी करके फिर से बंद करो पूरा। ऐसे तो फिर छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी चोटें तो हमारी बॉडी को लगती रहती हैं ना। ऐसे अगर हमें हर बार जो है बॉडी को, स्किन को खोलना पड़े, काटना पड़े, तो ऐसे तो आदमी जो है इन्हीं चक्करों में फंसा रहेगा ना। तो कुल मिला के मेरी ये इतनी सारी लंबी स्टोरी बनाने का मतलब क्या था वो जानते हैं। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा लीकेज हो रहा है तो वो उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो हमारी जो है नेक्स्ट हेडिंग है, ये आपको जो है पूरा फील दिलाना था कि चीज़ें जो हैं आपको समझ में आती रहें। दैट इज़ वाई जो है मैंने यहाँ पर इतना सारा वो किया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ओके। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भाई किस तरीके से सब कुछ मेंटेन करती हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ये कहना चाहिए वो सिस्टम होता है जो कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई छोटी मोटी सी लीकेज हो जाती है तो ये उस लीकेज को काफ़ी सही तरीके से वहाँ पर कवर कर लेते हैं उसमें। बट ये बहुत अगर बड़ी लीकेज है तो उसमें जो है ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है। सो मेनली जो है हम ये लिखते हैं कि ये मेंटेनेंस में क्या करते हैं, ये काम करते हैं एट द टाइम ऑफ लीकेज ऑफ ब्लड, एट द टाइम ऑफ लीकेज ऑफ ब्लड। यानी कि जब कभी भी ब्लड की लीकेज हो जाती है उस जगह पर हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये काफ़ी काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए तो डेंगू में क्या होता है, डेंगू जब हो जाता है, आपने सुना होगा क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि डेंगू में क्या होता है कि इंसान की जो प्लेटलेट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि अगर इसकी प्लेटलेट्स 10,000 से भी नीचे चली गई तो इसके जितने भी बॉडी के होल्स होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ब्लड को रोकने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई है। ब्लड को जहाँ से रास्ता मिलेगा वो वहाँ से निकलेगा, समझ रहे हैं। सो प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली,
ओके, सो ये लीकेज ऑफ ब्लड के टाइम पर काम करती हैं। अब लीकेज क्या करता है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। लीकेज जो होता है ये काम करता है कि अब देखो किसी चीज़ में पूरा पानी भरा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर एक प्रेशर है, जो प्रेशर उसको बराबर धक्का दे रहा है कि हाँ आगे चलना है, अभी हर एक सेल तक पहुंचना है। बट कहीं पर उसमें लीकेज हो जाती है तो क्या होता है कि वहाँ से उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो रही है, वहाँ से जगह खाली हो रही है ना। अब जगह खाली हो रही है, भीड़ कम हो रही है, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। सो लीकेज क्या करता है, इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। सो ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अब जब ब्लड प्रेशर ही कम हो जाता है तो क्या होता है कि किसी सेल के पास जो है हमारा ब्लड पहुंच पाता है, किसी सेल के पास नहीं ब्लड पहुंच पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि वो कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है। अब भाई जब हमारी हर एक सेल के पास जो है यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी का हम क्या करेंगे बताओ, है ना, रिड्यूस हो जाती है। सो रिड्यूस लो ब्लड प्रेशर जो होता है लीड्स टू लो एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। समझ में आया। सो इस तरीके से जो होता है एक लीकेज हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को किस तरीके से गड़बड़ा देता है ना। सो प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा काम जो है करती हैं हमारी बॉडी में। ओके, अब प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका कोई एक ये नहीं होता है कि हाँ इनकी ये जगह है, ये यहीं से काम करेंगी, लीकेज चाहे जहाँ हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लीकेज हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकती है, हमारे हाथ में हो सकती है, हमारे पैर में हो सकती है, हमारे ब्रेन में हो सकती है, हमारे पेट में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। सो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ऑल अराउंड द बॉडी पाई जाती हैं। ऑलराइट, so we can write it down like this, that platelets are circulated, once again, are circulated around the body, पूरी बॉडी में जो है चारों तरफ ये ऐसे ही घूमती हैं, बनती हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि ये किस तरीके से लीकेज को रोकती हैं। अब देखो लीकेज के टाइम पर ये क्या करती हैं कि जहाँ से मान लो ये हमारी कोई आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी में ये यहाँ से कोई लीकेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ब्लड का फ्लो धड़ाधड़ चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये धीरे धीरे आकर के यहाँ पर इकट्ठा होने लगती हैं और ये क्या करती हैं, ये प्लग सा बनाने लगती हैं। प्लग का मतलब है थक्का जैसा बनाने लगती हैं। अब जब यहाँ पर थक्का बन जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि ब्लड जो बाहर आ रहा था वो रुक जाता है, क्योंकि उसका रास्ता नहीं खुला रहता है ना। तो ये क्या करती हैं, ये एक इमरजेंसी गेट की तरह काम करती हैं कि अगर कहीं पे जो है ब्लड का फ़्लो बढ़ रहा है, ब्लड का फ़्लो बाहर की तरफ हो रहा है, तो ये वहाँ पर आकर के थक्का बना लेती है। तभी हमने देखा है ना कि हमारे कहीं पे भी चोट लग जाती है, स्क्रैच पड़ जाता है, तो कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर क्या होता है, उसको कहते हैं ना कि सूखी पपड़ी जैसी जम जाती है, तो वो यही थक्का होता है प्लेटलेट्स का, जो कि पहले गीला गीला होता है, बाद में वो हवा से जब करता है तो वो जो है अपना एक ड्राई सा सूखी पपड़ी जैसी बना देती है, वही काम करती है जो ब्लड को रोकती है। ओके, सो इस तरीके से जो है हमारी ये प्लेटलेट्स काम करती हैं। कैसे करती हैं हम ये लिख लेते हैं, प्लेटलेट्स प्लग these leaks by helping to clot the blood
by helping to clot the blood at these points of injury, जहाँ पर भी चोट लगी है, जहाँ से भी ब्लड बाहर निकल रहा है, वहाँ पर जो है ये प्लेटलेट्स काम करती हैं। ऑलराइट, सो ये जो है हमारा प्लेटलेट्स का झंझट है कि ये किस तरीके से काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए जब डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले वो काम करता है, जिससे सबसे पहला स्टेप डॉक्टर वही लेता है जिससे प्लेटलेट्स बढ़ सकें। ओके, तो यहाँ पर जो है हम प्लेटलेट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जान गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारा लिम्फ। ओके, सो लिम्फ क्या है आखिर? ये लिम्फ हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये ब्लड का काफ़ी एक मेजर पोर्शन बनाता है। ऑलराइट, सो क्या है ये आखिर लिम्फ, जानते हैं। अब देखो लिम्फ क्या होता है, ये भी जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में ही काम करता है। ठीक है, जैसे ब्लड होता है वैसे ही लिम्फ होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ब्लड भी जो है यहाँ पर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट हम इसका यही लिख लेते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड in ट्रांसपोर्टेशन, ये भी जो है चीज़ों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट ही करता है। ठीक है, अब इसको जो है एक और भी नाम दिया जाता है, वो नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम अभी जानेंगे। ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, सो ये टिश्यू फ्लूइड क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखो इसमें होता क्या क्या है वो पहले जानते हैं, उससे जो है हमें आसानी होगी इस चीज़ को डिफाइन करने में। लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, लिम्फ में हमारा प्लाज्मा होता है, प्लस क्या होता है इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, लिम्फ में प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और कुछ टाइप की ब्लड सेल्स होते हैं। राइट, ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं कुछ टाइप के इसमें ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। सो ये जो है इसकी मेन कंपोजिशन हो जाती है, यानी कि प्लाज्मा और प्रोटीन हो जाता है एंड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ओके, अब ये बनता कैसे है, मतलब ये चीज़ें जो हैं कैसे आती हैं इसमें भाई ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, कैसे आते हैं। देखो जो हमारा ये ब्लड बह रहा होता है इस ये किस में बह रहा होता है, कैपिलरीज में बह रहा होता है ना। ये जो कैपिलरीज की वॉल होती हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ जो है फ्लूइड ब्लड में से कुछ फ्लूइड जो होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, यानी कि दो सेल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं, जैसे मान लो एक ये सेल है एक ये सेल है, तो ये यहाँ से आकर के इस जो है ये इस प्लेस में भर जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर सेल्स का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये पूरे इसमें भरे होते हैं। तो ये जो है इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के आसपास इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये किस तरीके से बने हैं, कैसे बने हैं। दीज escape into intercellular spaces in the tissue किसके द्वारा, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट in the walls of capillaries
कैपिलरीज की वॉल्स में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में से निकल के ये टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में इकट्ठे हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट टिश्यू फ्लूइड्स। गॉट इट? इसीलिए हम इसको जो है टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, देखो प्लाज्मा में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। प्लाज्मा में और इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये एक तो कलरलेस होता है। ठीक है, लिम्फ जो होता है एक तो ये कलरलेस होता है, क्योंकि प्लाज्मा हमारा जो है थोड़ा सा पेल कलर का होता है। ओके, बट लिम्फ जो होता है ये एकदम कलरलेस होता है और इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है प्लाज्मा की तुलना में। ठीक है, प्लाज्मा में जो है ज़्यादा थोड़ा सा प्रोटीन होता है। ऑलराइट, सो हम अपना ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं दैट ये क्वाइट सिमिलर टू प्लाज्मा होता है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस होता है एंड हैव लेस प्रोटीन इसमें प्रोटीन जो है वो कम होता है। ओके, सो ये जो है ये हमारा होता है लिम्फ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि लिम्फ ये हमारा टिश्यू में तो इकट्ठा हो गया। अब टिश्यू में ये इकट्ठा हो गया, लेकिन इसका भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, इसका भी पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। ये ऐसे ही सिर्फ सेल्स के ही बाहर नहीं होता है, ये कोई पहरेदारी करने के लिए या फिर ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी बड़े काम की चीज़ है। कैसे, अब वो जानते हैं। ठीक है, सो करते हैं कलर चेंज और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब ये लिम्फ का क्या हुआ कि लिम्फ जो है उन कैपिलरीज से तो निकल गया, बट इसकी अपनी कैपिलरीज होती हैं जिनको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। सो ये जो लिम्फ हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेस में इकट्ठा हुआ है, जब वहाँ पर, अब देखो ये मान लो दो सेल्स के बीच की जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर जो है लिम्फ आए जा रहा है, तो जगह तो सीमित ही है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि लिम्फ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ठीक है, यानी कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। अब जैसे कैपिलरीज के बारे में हमें पता है कि ये सारी जो हैं स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होती हैं उनमें से होती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये फर्दर जो ढेर सारी कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, तो वो मिलकर के क्या बना देता है लिम्फ वेसल्स। समझ में आ रहा है ना कि जो छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक ग्रुप टाइप का, एक गुच्छा टाइप का बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। ये जो होते हैं ज्वाइन करके जो है एक दूसरे के साथ लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ये कहाँ खुलते हैं जा कर के, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ये लार्ज वेन जो होती हैं, वेन्स, लार्जर वेन्स का मतलब है जो कि यहाँ पर हमने जो ये पढ़ा था ना कि ये वाली वेन्स जो ये जुड़ा कर के बड़ी सी वेन्स बनाते हैं, ये जा कर के वहाँ पर खुलती हैं। ठीक है, सो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं ओपन्स इनटू लार्जर वेन्स। ओके, सो ये जो होती हैं और ज़्यादा लार्ज वेन्स में खुलती हैं, यानी कि वही है कि छोटे से स्टार्टिंग होती है और वो ग्रुप बनाते बनाते बड़े चीज़ तक पहुंच जाते हैं। ओके, अब लिम्फ जो होता है ये क्या चीज़ें जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। लिम्फ जो होता है ये वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है जो कि डाइजेस्टेड हैं, जो कि एब्जॉर्ब की गई हैं। जैसे हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तब हमने उसमें जाना था कि वहाँ पर जो है कहीं ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं पे फैट एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं पे प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं पे कार्ब्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो
तो यहाँ पर जो है वही चीज़ है कि लिम्फ जो होता है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कैरी कर रहा होता है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्ट हो चुके होते हैं या फिर एब्जॉर्ब किए गए होते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में जो हमारा फैट होता है वो इसी लिम्फ के ही द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया जाता है। ओके, सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस दैट lymph carries digested and absorbed fat from intestine. ओके, इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कार्ब्स की बात बोल दी थी, प्रोटीन्स की बात बोल दी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि कार्ब्स एंड प्रोटीन्स भी जो हैं वो ये लिम्फ ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ें जो हैं सीधे आपके ब्लड में जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हैं छोटी चीज़ों में, सबसे छोटी चीज़ में ही वो कन्वर्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पर फैट जो होता है उसको थोड़ा सा और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो लिम्फ होता है वो फैट को अलग से एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं लिम्फ को लेकर। ओके, तो ये जो हैं चीज़ें यहाँ पर हमारी लिम्फ को लेकर हैं। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था हमारा, उसको अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक है। उस पर हम थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाते हैं और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे प्लांट्स की तरफ, क्योंकि नेचर है तो हम इंसान हैं, है ना। दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम नेचर के बारे में नहीं पढ़ाई करेंगे, नेचर के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। और अगर हम नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, है ना। सो हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स जो हैं उनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ डज इट वर्क। ओके, सो देखो, हमने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, हमारा वाटर हो जाता है। इन सिंपल सी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर फोटोसिंथेसाइज किया जाता है। किसको? सब कुछ एनर्जी के लिए होता है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी को फोटोसिंथेसाइज किया जाता है। अब कहाँ पर किया जाता है? उस जगह पर जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि लीव्स में मौजूद होता है। सो हम अपने ये पॉइंट्स भी लिखते जाते हैं ताकि चीज़ें और हमारे नोट्स अच्छे बने, है ना। सो प्लांट्स टेक इन simple compounds like carbon dioxide and photosynthesize। और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसाइज एनर्जी को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसाइज जो होती है ये हमारी कहाँ पर होती है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, इन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? लीव्स, पत्तियों में ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पर तो जो है मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काम करती है ना। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर काम कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह का चल रहा होता है, ठीक है। कहाँ चल रहा होता है? लीव्स में चल रहा होता है। तो यहाँ पर अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही।
अब पत्तियों में जो है हमारे पास क्या हुआ, कच्चा माल पहुंचा। अब कच्चे माल ने क्या किया, वहाँ पर रिएक्शन करके एनर्जी बनाई, खाना बनाया, है ना। अब उस खाने को हमें कहाँ ले जाना है, पूरे पौधे की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है ना। अब हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले जो हमने लेक्चर्स देखे थे उनमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन में, है ना। तो काम तो वो भी कर रहे हैं। अब हमारा जो तना है वो भी काम कर रहा है ना, पौधों का जो तना है वो भी काम कर रहा है। तो खाने की ज़रूरत तो हर चीज़ को है ना, रूट्स को भी खाना चाहिए तभी तो वो अपना काम कर पाएंगे। अब खाना बन रहा है लीव्स में, तो खाने को रूट्स तक पहुंचाना है और रूट्स जो हैं जो भी एब्जॉर्ब कर रही हैं उसको पत्तियों तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक कच्चा माल नहीं होगा तब तक पत्तियां खाना बनाएंगी कहाँ से, है ना। सो इसलिए जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो जो बाकी टाइप के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं ताकि प्लांट बॉडीज़ को बनाया जा सके। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन दैट द अदर काइंड ऑफ raw material, the other kind of raw material is also needed for building for building plant bodies। ओके, अब ये रॉ मटेरियल जो होता है ये कहाँ से आता है ये भी तो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है ना, कि ये जो रॉ मटेरियल है ये आखिर आया कहाँ से। इसके लिए सोर्स होता है हमारा सॉइल, मिट्टी, है ना। सॉइल इज़ द नियरेस्ट के साथ साथ सबसे रिचेस्ट भी सोर्स होता है। नियरेस्ट एंड richest source of raw material लाइक कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें सॉइल से प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें जो है सॉइल से मिलती हैं। सो सॉइल जो होता है यहाँ पर नियरेस्ट होता है, क्योंकि सॉइल भाई मिट्टी में ही तो पेड़ उगते हैं, तो वो 24 घंटे उसी के टच में रहता है, तो नियरेस्ट तो वही हो गया, है ना। और रिचेस्ट इसलिए क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पर मिनरल्स मौजूद होते हैं। सो इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, अब यहाँ पर वही बात आती है ना कि एब्जॉर्प्शन जो होता है उसी पार्ट से होता है जो कि उसके कांटेक्ट में रहता है ना। अब उसके कांटेक्ट में किसके, सॉइल के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट रहता है, रूट्स, है ना। रूट्स जो होते हैं यही तो कांटेक्ट में रहते हैं। सो एब्जॉर्प्शन occurs through the part in contact with the soil, यानी कि जो पार्ट जो है वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहता है उसी से जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये कौन सा पार्ट होता है, रूट्स होते हैं, है ना। अब ये बात तो हमें पता ही है ना कि कौन सा जो है प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो है वो 24 घंटे जो है ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रहता है, रूट्स रहते हैं, है ना। अब रूट्स जो होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखो हो रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफ्यूज़न के थ्रू भी जो है यहाँ पर चीज़ों का लेन देन होता है ना। जैसे हमने एल्वेलाइज में पढ़ा था डिफ्यूज़न की प्रोसेस। तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं इनके, चलिए हम रूट्स को छोड़ देते हैं, हम सीधा ट्रांसपोर्टेशन को ही प्लांट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाता है, दैट इफ़ डिस्टेंस between
between roots and leaves is small। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि यानी कि जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है चीज़ों का और जहाँ पर खाना बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये मार्केट प्लेस हो गया, रूट्स ये मार्केट प्लेस हो गया, और ये किचन हो गया, घर का किचन जहाँ पे खाना बन रहा है। तो अगर ये चीज़ें स्मॉल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, एक तो ये हमारा जो है एक ये सिचुएशन बनती है ना, और एक बनती है इफ़ द डिस्टेंस इज़ लार्ज। ठीक है, एक ये बनती है कि हमारे यहाँ मार्केट प्लेस और किचन जो है वो काफ़ी दूर है। अब देखो आपके पास क्या है कि अगर मान लो जैसे आपके घर में 2-4 घरों को छोड़कर ही जो है मार्केट प्लेस पड़ रहा है, तो आप आसानी से चले जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे, आराम से जाके सब्ज़ी ले आएंगे, खाना पीना बन जाएगा, है ना। अब वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपके घर से जो है मार्केट प्लेस मान लो 2-3 किलोमीटर दूर है या फिर 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से जो है आपको किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी ना। आप साइकिल, बाइक इन चीज़ों का ही, या स्कूटी इन चीज़ों का ही यूज़ करके जाएंगे, है ना। आपको एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, यानी कि अगर यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है हम अभी इसी जगह पे रहते हैं कि यहाँ पर 2 सिचुएशंस बन रहे हैं कि पहले में क्या है कि डिस्टेंस स्मॉल है एंड दूसरे में क्या है कि डिस्टेंस लार्ज है। ओके, सो अब जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस है तो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर, एंड अगर डिस्टेंस लार्ज है तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, सो आई होप कि अभी तक जो है चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इसमें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एंड या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यार थोड़ा अप्रिशिएशन दो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और जम के फिर से पढ़ाई करेंगे।